सीयूईटी की इस प्रिपरेशन जर्नी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे मैं आप लोग के लिए YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करा के दे रहा हूं। बाकी YouTube चैनल जहां क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तुम्हारे भैया ईमानदारी के साथ तुम्हें एक एक चीजों को पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सीरीज में आज हम लोग कवर अप क्या करने वाले दोस्तों, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप लोग को 3 पोर्शन है, जिसके अंदर से हम लोग जीके वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जीके और मिसलेनियस पोर्शन, कंप्यूटर, इन पोर्शंस को कवर अप कर चुके। आज के दिन हम लोग कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को। तो बहुत अच्छे और क्रिस्प वे में आप लोग को हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं लेकर आ रहा हूं आप लोग के लिए आईसीएसई के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर को, जो आपको आज पढ़ाने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू जकी सौदागर्स चैनल। और तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप कौन हुआ, जकी भैया यहाँ पर क्यों नहीं है? तो तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के इंडियन इकोनॉमी पोर्शन को शूट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए और साथों साथ जो है तुम्हारे जनरल साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए जकी भैया ने मुझे बुलाया। आई एम योर प्रणय भैया। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज माय हैंडल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही क्विक वन शॉट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी को, और तुम्हारे सीयूईटी के लिए जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। साथों साथ ये नोट्स भी बहुत तगड़े तुम्हारे को मिल जाएंगे। मैं जकी भैया इन टीम से बोल दूंगा कि प्लीज इसकी एक ड्राइव लिंक जो है तुम्हारे लिए डलवा दी जाए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गोइंग अहेड, अगर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, देखो यार, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द इकोनॉमी, सो व्हाट्स एक्चुअली इकोनॉमी, होती क्या है ये? देखो, कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द फाइनेंशियल कंडीशन। इसको तुम इन सिंपल वर्ड समझ सकते हो कि ये है फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब कि इसमें तुम फिर सारे टर्म्स को डाल दो। देखो, इन लेमन बात कर रहा हूं कि हमारा देश जो है एक डेवलपिंग नेशन बोला जाता है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं, और उसके बेसिस पे जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमारी इकोनॉमी होती है। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया अपने एक फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है ना। लेकिन जब तुम एक किसी गरीब देश की बात करते हो, तुम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एक गरीब देश है। क्यों है? क्योंकि वहां की इकोनॉमी कंप्लीटली डिसरप्टेड है। तो एक तरीके से आप किसी भी एक नेशन की इकोनॉमी के थ्रू उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जो है डिपिक्ट कर सकते हो। सो यहां पर से अगर हम लोग बात करें, द इकोनॉमी इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ अ कंट्री। इट एनकम्पासेस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कि कैसे किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, और साथों साथ ऑल ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड भी कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद में इकोनॉमी को हमको क्यों पढ़ना होता है? सो सबसे पहले तो यहां से तुम्हारे को फाइनेंशियल कंडीशन पता पड़ जाती है ऑफ द पॉपुलेशन एंड द वर्किंग सेक्टर्स के क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। उसके साथ साथ दिस ऑल्सो कंपेयर्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कंट्रीज। अब जैसे कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है तो हम वो बोलते हैं, और हम कंपैरिजन कब करते हैं? जब हम पाकिस्तान से करते हैं। सो वी सी दैट कि हम तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में जो है गॉज द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ नेशन। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज और इंप्रूवमेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दी इन्फ्लेशन एडजस्टेड मार्केट वैल्यू। मतलब कि अब जैसे कि मान के चलो, तुम अगर पहले जो है गोलगप्पे खाने जाते थे, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें कभी ये चीज बताई होगी कि गोलगप्पे बोल लो या फिर पानी पूरी बोल दो, या फिर जो भी बोलते हो तुम उसको, ठीक है, पानी के बताशे, जो भी होता है। तो पहले वो मान के चलो 10 रुपए के 12 मिलते थे, या फिर 1 रुपए के 5 मिलते थे। ऐसी तुमने बहुत क्रेजी सी कहानियां सुनी होंगी। जो आज सेम चीज हम लोग 50 रुपए की प्लेट लगवाते हैं और उसमें 4 गोलगप्पे आते हैं। पहले वही सेम चीज जो है हमारे को लेट सपोज कितने में देखने को मिलती थी? 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं, आज हम 50 रुपए दे रहे हैं। सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ओनली, कि कैसे समय के साथ में जो है किसी भी चीज का रेट बढ़ता जाता है, लेकिन साथों साथ फिर लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जाती है, और साथों साथ जो है उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ती जाती है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग बात करें, सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड मार्केट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि विद टाइम किसी भी चीज की प्राइसेस कैसे बढ़ी हैं। क्या वो ऐसे कंडीशन पे बढ़ी है जहां पर जो है पॉपुलेशन को वो चीज ने नेगेटिवली अफेक्ट नहीं किया, या फिर वो किस तरीके से बढ़ी है? वो पॉजिटिवली बढ़ी है कि हाँ, अब लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ चुकी है और प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम है। सो ऐसे करके हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अब इन्फ्लेशन तो तुम्हारे को पता ही है क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हारे को आइडिया है। बट नाउ गोइंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहां पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम कुछ की फैक्ट्स की बात कर लें, तो सबसे पहले तो एज पर दिसंबर 2020 रिपोर्ट अगर हम इसकी बात करें, तो हम लोग जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय द टर्म्स ऑफ GDP, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ट्रिपल P के बेसिस पे, जिसकी जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई थी, दोज वर कैलकुलेटेड इन 2019, तो उसके बेसिस पे वी कम ऑन द 3rd रैंक। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से, कि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उसमें से 18% तो सिर्फ जो है इंडिया में ही रहते हैं। एंड उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब, हमारे यहाँ पर एज यू नो कि
आपके यहाँ इंडिया में जो है किसानों की बहुत ज्यादा वैल्यू है और मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं, दे डू सम ऑक्यूपेशन, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इज इन्वॉल्व इन दी सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये एग्जैक्टली भैया क्या होती है? सो इज अ थ्योरी, इट इज अ थ्योरी विच स्टेट्स दैट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन like their purchasing power is the same in each of the two countries। तो मान के चलो, अब देखो मैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करूं, तुम्हारे दिमाग में ये चीज ऐसे बैठ जाएगी कि अगर तुम एक पानी की बिस्लरी की बोतल यहाँ इंडिया में खरीदते हो वो 20 रुपए की आती है, बट इफ यू लाइक गो टू यूएस, लेट सपोज, वहां पर वही सेम चीज तुम्हें $2 की मिलेगी। अब उनके लिए उनकी लाइक परचेसिंग पावर भी वैसी ही है और वो उसी तरीके से कमा रहे हैं, तभी उस हिसाब से लाइक एक्सपेंसेस कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो $2 इंडियन करेंसी में तो लमसम 190 रुपए हो गए ना। तो यही एक जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक सॉल्व करनी होती है वो परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू हो रही होती है। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पोर्शन। प्रणय भाई के साथ इकोनॉमिक्स तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा होगा कि आखिर कैसे हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा दोस्तों जब आप प्रॉपर नोट्स के साथ रिवाइज करोगे। तो जो प्रणय भाई आप लोग को प्रॉपर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को मिलने वाला है मेरे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे आप लोग को नोट्स के साथ साथ कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो आप लोग के नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर आंसर्स भी इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, Amazon की डिस्काउंट लिंक दोस्तों, जल्दी से जाओ उसका फायदा उठाओ और क्वेश्चन बैंक के साथ वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट पोर्शन पेज नंबर 72 में आप लोग को मिल रहा है प्रॉपर नोट्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और नोट्स को रिवाइज करने के साथ। सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है भाई, व्हाइट बोर्ड ब्लैंक सा हो जाता है कभी कभी। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी की? जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया देखो हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। हमारे यहाँ पर जो है पब्लिक प्राइवेट हर तरीके की इंडस्ट्रीज हैं। इवन दो हमारे यहाँ तो पब्लिक प्राइवेट के साथ साथ जो है सेमी प्राइवेट सेमी पब्लिक इंडस्ट्रीज भी हैं। लाइक अमूल जो तुम जानते हो वो इट्स सेमी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स सेमी ओन्ड बाय द लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर की डोमिनेंस है ना। जो भी हम बोले एट लास्ट एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है एंड एग्रीकल्चर प्रिवेल्स इन बोथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल, कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है एंड इट सर्व्स एज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज वेल। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो और क्या क्या फीचर्स है हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी के, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो सबसे पहले तो लो पर कैपिटा इनकम है ना, लेकिन इवन तो ये बहुत डाइवर्स है। अब अगर इफ यू मूव टू लाइक गुड़गांव तो वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वहीं तुम कुछ और भी अर्बन सेंटर्स लाइक छोटे शहरों पे आ जाओगे ना तो वहां पर कैपिटा इनकम इज वेरी लेस। एवरेज निकालते हो काफी कम आता है पर डाइवर्स बहुत है, ये चीज याद रखना। उसके बाद में हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर तुम नॉर्मली 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे निकलोगे, पता नहीं कितने ही लोग देखने को मिल जाएंगे। शायद जितने हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे देखने को मिलेंगे उतने यूएस में जाकर के तुम्हारे को 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा उतने लोगों को देखने के लिए। उसके बाद में क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड उसके साथ साथ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये 4 पॉइंट्स को तुम्हारे को याद रखना है। गोइंग अहेड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल प्रोसीड। सो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज आ रही है ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ब्रॉड सेक्टर्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो यहां पर अगर तुम इस चीज की बात करते हो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर। सो नाउ व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर? ऑब्वियसली इट्स एग्रीकल्चर भाई, खेती किसानी हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर ही है। सो एग्रीकल्चर, लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या क्या नाम याद रखना है? फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, ये 4 नामों को याद रखना। फिर अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हो सो उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, गैस वाटर सप्लाई आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है एंड दिस ड्राइव्स द इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। की मतलब एक तरीके से जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो इस पर डिपेंडेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट यहां पर डिपेंडेंट है और टर्शरी सेक्टर्स जो हैं हमारे, टर्शरी मतलब एकदम साइडलाइंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो कौन कौन से है? बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और उसके साथ साथ पर्सनल सर्विसेज। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? एक सर्विस सेक्टर बोल रहे होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सो यहां पर से नेक्स्ट चीज जो आने वाली है दैट इज द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या होती है? अब देखो यार, जैसे तुम्हारी एक इनकम है, तुम्हारे पेरेंट्स की कुछ एक इनकम है, ऐसे ही हमारे नेशन की भी एक नेशनल इनकम होती है जो हम एक तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें नेशनल इनकम की, सो इट इज द
नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर समझते हो, जैसे कि एक साल तुम्हारा एक एकेडमिक ईयर होता है, राइट? यू स्टार्टेड फ्रॉम द मार्च, यू एंडेड इन द अप्रैल, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। सेम एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है जो इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2027 तक चलेगा। और इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे? 26-27 बोलेंगे, ये चीज याद रखना। अच्छा, अब उसके अलावा ये तो हम समझ गए कि भाई साहब नेशनल इनकम हम कैसे निकाल रहे हैं, कि कितने ओवरऑल पूरे नेशन में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके साथ साथ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च कैलकुलेटेड एनुअली। उसके साथ साथ अगर हम लोग जीएनपी की बात करते हैं, सो लाइक व्हाट्स जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? अब इसकी अगर तुम बात करो, जैसे कि यू नो दैट वेल एग्रीकल्चर इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो मनी वैल्यू याद रखना, पैसे में वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। जिसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इजी बना दूंगा तुम्हारे लिए। देखो, जीएनपी को बोला जा रहा है सीजीआई एक्स माइनस एम आर माइनस पी। ये क्या होता है भैया? ये सीजीआई ये क्या है? ये सब कुछ तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, जब हमें ये सारे टर्म्स को समझेंगे। दैट व्हाट्स सी इन दिस, व्हाट्स जी इन दिस, आई क्या है, एक्स माइनस एम क्या है, आर माइनस पी क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो तुम टेंशन नहीं लो, बस अभी के लिए याद कर लो, इसे रट लो एकदम। उसके बाद में जीडीपी क्या होती है? अब ये जीडीपी तो भैया मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं। सो दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो नाउ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, याद रखना, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। बस इतनी ही सी एक डेफिनेशन में चेंज है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री डाल दिया। भाई हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री डेली तो चेंज हो नहीं रही है ना, तो ये तो चीज तुम्हें समझनी कि ऑलमोस्ट इट्स सेम, ठीक है। सो यहां पर बस एक कंडीशन होती है, ये चीज याद रखना, व्हेन आर माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, तो फिर तब हमारी जीडीपी जीएनपी के बराबर हो पाती है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को बस एक बात याद रखनी है। उसके अलावा अब जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बहुत पहले का टर्म है, जीएसटी के पहले का। सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री या फिर एक सेक्टर या फिर एक रीजन। आरबीआई स्विच्ड बैक टू लाइक फ्रॉम जीवीए टू जीडीपी इन अगस्त 2018। किस चीज के आने के बाद में? हमारी जीएसटी आने के बाद में। उसके बाद में एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जहां पर भी नेट वर्ड आ जाए, ये तो तुम्हें पता है कि अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री सिटीजंस ओवरसीज एंड डोमेस्टिकली। और उसमें हमने किया क्या? हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन हटा दिया कि क्या डेप्रिसिएशन हुआ है एसेट्स का। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल प्रोसीड, सो यहां पर से जो नेक्स्ट चीज आने वाली है, अब यहां से जो तुम ये फॉर्मूला पढ़ के आ रहे थे नेशनल इनकम का, इसके फॉर्मूला को हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक होती है फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जहां पर हम लोग जो है नेशनल इनकम को निकाल पाते हैं। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? एनएनपी एमपी माइनस उसमें से इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो और फिर सब्सिडीज, जो सब्सिडीज हमें मिलती है उसको बस ऐड कर दो। उसके बाद में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी जो होता है उसको तुम कैसे निकालते हो? एनडीपी, जिसमें से तुम्हें नेट की बात कर रहे हो तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो एक सिंपल सी चीज है जो तुम याद रख सकते हो। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है पीडीआई, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? पीडीआई इज इक्वल्स टू पीआई, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो। और पीडीआई तुम और भी किस तरीके से निकाल सकते हो? सो बेसिकली कंजप्शन प्लस सेविंग्स के थ्रू। अब ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन भैया अभी जो आपने वो सीजेआई एक्स माइनस एम आर माइनस पी वाला है, कितना कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला बताया था, उसमें था क्या वो सब कुछ? तो यहां पर अगर तुम देखते हो, सी तुम्हारा बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंजप्शन में क्या एक्सपेंसेस हुए। जी जो है तुम्हारा वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आई तुम्हारा जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एक्स माइनस एम जो होता है वो यहां पर दैट स्टैंड्स फॉर दी नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो आर माइनस पी है, जिसके केस में अगर ये 0 हो जाए तो फिर हमारी जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाती है। ये क्या चीज है? इट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से क्या इनकम आ रही है, अगर ये जो है 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी जीएनपी और जीडीपी बराबर ही हो जाएगी। फिर उसके बाद में पर्सनल इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं, सो नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द पर्सनल इनकम? सो यहां पर से नेशनल इनकम है, उसमें से क्या क्या हटाना होता है? सबसे पहले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हटा दो, क्योंकि प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी हटा दो, कॉर्पोरेट टैक्सेस हटा दो। फिर उसके बाद में एंड में ऐड क्या करो? ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करो और नेट इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट को ऐड करो, तब आप पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर गोइंग अहेड गाइस हम लोग नेक्स्ट चीजों की बात करते हैं। सो किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग की गई इन इंडिया? अब तो नीति आयोग है, ये चीज तुम जानते हो, है ना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन कैसे इन सारी चीजों की स्टार्टिंग हुई थी? तो सबसे पहले तो 1934 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये चीज जो थी ये एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ ये तुम्हें याद रखना है। फिर उसके बाद में 38 में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी बाय जवाहरलाल नेहरू जी। फिर उसके बाद में 44 में बॉम्बे प्लान गांधीयन प्लान को लाया गया बाय एस.एन. अग्रवाल। फिर उसके बाद में 45 में पीपल्स प्लान को लाया गया बाय एम.एन. रॉय। 50 में जो है
सर्वोदया प्लान को लाया गया था बाय जेपी नारायण जी एंड प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था अंडर नेहरू जी। फिर इसके बाद में जो है 2015 के अंदर फाइनली नीति आयोग को बनाया गया एंड दिस इज समथिंग जो कि अभी तक है एंड इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। फिर उसके बाद में नीति आयोग जो कि जिसका फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म तुम्हारे को याद रखना होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये चीज याद रखना, इज द पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक। ये समझ रहे हो, ये सजेशंस पास ऑन करती है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। इसके चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इट एम्स टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज मेकिंग एंड प्रोवाइडिंग दी स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइसेस टू whom, याद रखना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड। सो यहां से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज कि भैया हमारे क्या प्लान्स हैं, हमने क्या प्लान्स बनाए थे। तो 5 ईयर प्लान्स को अगर तुम देखते हो यहां पर से, अब देखो ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी टेबल है जिसको मैं ऑब्वियसली अब एक एक चीज तुम्हें उठा करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास ये नोट्स में रहेगी, तुम इसे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट प्लान जो कि है हैरेड डोमर मॉडल। अब जैसे कि इसका पीरियड जो है वो तुम्हें याद रखना है, इसका टारगेट क्या था, इसने अचीव क्या किया और इसका फोकस सेक्टर कौन सा था। तो ऐसे करते करते तुम्हें 12th प्लान तक, जो कि इट वाज फाइनली इंप्लीमेंटेड इन 2012 टू 2017, जहां पर आपके टारगेट अचीवमेंट और उसके साथ साथ जो है फोकस सेक्टर्स को तुम्हारे को जो है याद रखना है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो ये तो तुम्हारे को 5 ईयर प्लान्स के लिए सब कुछ याद ही रखना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज द इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1991 में आई। अब ये क्या चीज है, देखो 1985 में अंडर पीएम राजीव गांधी जी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स वर फर्स्ट रिवाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन 1991 अंडर पीवी नरसिम्हा राव। द सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म केम, जिसको हमने क्या बोला, एलपीजी। अब ये एलपीजी कोई काइंड ऑफ अ गैस नहीं है, ठीक है। एलपीजी में एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, कि प्राइवेट जितनी भी फर्म्स हैं उनको एक मौका दो। फिर उसके बाद में पी स्टैंड्स फॉर दी प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, कि आप जो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट ओनरशिप पे बढ़ो। फिर उसके बाद में जो है ग्लोबलाइजेशन, की मतलब जो है इंटीग्रेशन विद दी ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये याद रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो यहां पर से जो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है, इन 1990s, उसकी अगर हम बात करें तो एक फिशल इम्बैलेंस हुआ था, ठीक है। एंड व्हाट्स दैट, दैट्स इंक्रीजिंग फिशल डेफिशिएट थ्रेटनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके साथ साथ फ्रेजाइल बीओपी था। बीओपी जो है समवेयर तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। सो इंडिया लैक्ड इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू पे फॉर इवन 3 months ऑफ इंपोर्ट्स, जो कि उस समय पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे थे। सो राइजिंग प्राइसेस, एंडिंग परचेजिंग पावर अक्रॉस द इकोनॉमी, है ना। अब तुम लोग सोचते हो कि भाई ये परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन, आप एक बार और थोड़ा सा मुझे एग्जांपल देकर के समझा दो। अब देखो यार, मैं फॉर एन एग्जांपल अगर बात करूं, तुम लोग बोलते हो, ये तुम सोचते भी होगे कि अगर हमारे देश में जो करेंसी है वो हम खुद प्रिंट करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि हम अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर दें और सब में बांट दें, और फिर हर गरीब अमीर हो जाएगा, है ना। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब मशीन हमारी खुद की है तो हम कितने ही नोट प्रिंट करें और सारे गरीबों में बांट दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो मनी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट रिसोर्सेस। तो अगर मान के चलो अभी जो आलू मिल रहा है वो अगर 10 रुपए किलो मिल रहा है, मान के चलते हैं, तो फिर वही सेम आलू के लिए कितनी डिपेंड, अभी जो है कोई आलू खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है, किसी के लिए महंगा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सबके ही पास में पैसा होगा तो वो आलू इतना ही एक अबंडेंस चाहिए, जिसकी अबंडेंस अभी बहुत ज्यादा है ना, वो इतना ज्यादा खरीद लिया जाएगा कि वो फिर कम बचेगा। तो इट्स अबाउट रिसोर्सेस, और बहुत सारे रिसोर्सेस को प्लान करके जो है मनी प्रिंटिंग की जाती है। सो ये भी एक समय पे प्रेशर आ रहा था कि परचेसिंग पावर जो है बहुत ज्यादा लोगों की इफेक्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप इज पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो अगर तुम लोग बात करते हो तो इसका जो भी सर्वे किया था दैट वाज कंडक्टेड थ्रू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। और यहां पर उसकी अगर हम रूरल पॉवर्टी कॉज की बात करें कि गांव में जो है गरीबी क्यों है, सो यहां पर से उसका मेन जो रीजन था दैट इज बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, के लोग जो है बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। उसके बाद में लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों को सिर्फ खेती किसानी आती है और एक समय पे कभी उनकी जमीन बंजर हो जाती है, कभी उनके पास में ऑब्सोलीट मशीनरी होती है, कभी उनकी जो क्रॉप्स है वो खरीदने के लिए कोई नहीं है, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। उसके बाद में जो है इलिटरेसी, पुअर PDS इंप्लीमेंटेशन। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो तब थी। फिर उसके बाद में गोइंग हेड अगर हम लोग अर्बन पॉवर्टी कॉज की बात करें कि अब लोग शहरों में तो आ चुके हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं, वो क्यों है। सो यहां से अगर हम बात करें रूरल अर्बन माइग्रेशन के, वो आए तो अपना गांव छोड़ के ही हैं, अपनी जमीनें बेच करके आए, इधर पे आकर के वो एक फ्लैट में टंग चुके और उनके पास पैसा खत्म हो चुका है और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है नहीं। सो
लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ हाउसिंग, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी प्रॉब्लम होती है इन दी अर्बन लाइक पॉवर्टी। उसके बाद में अगर हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि लोगों के पास काम नहीं है, उसके भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, सो यहां पर से इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये क्या रीजन की वजह से होती है? स्किल्स मिसमैच बिटवीन दी अनएम्प्लॉयड एंड अवेलेबल जॉब्स, कि जॉब्स तो हैं लेकिन उतने लोग स्किल्ड ही नहीं है, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए लोग स्किल्ड ही नहीं है। सो वो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है? लेबर फोर्स अंडर यूटिलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी, सो उसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? लेबरर्स अनेबल टू फाइंड एनी वर्क एट ऑल, तो उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अब ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, दैट टू मेनी वर्कर्स फिलिंग टू फ्यू जॉब्स डज नॉट अफेक्ट द एग्रीगेट आउटपुट। अब कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीट्स निकली हैं 5000 और तुम लोगों ने अप्लाई कर दिया, कितने बच्चों ने? लाखों बच्चों ने। तो ये तो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि यार सीट्स बहुत कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सो ये तो हो गया ना एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी लाइक एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशंस विद इन एन इकोनॉमी। फिर उसके बाद में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? कि भैया लोगों का किसी किसी का काम, अब जैसे मान के चलो अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल बात करें कि जो लोग गुलाल बेचते हैं, गुलाल समझते हो क्या होता है? लाइक वही जो एक पाउडर जिसके थ्रू, वो रंगीन पाउडर जिसके थ्रू लोग हम लोग जो है होली खेलते हैं। अब ये जो एक मान के चलो एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया जहां से बिजनेस करते हैं लोग या फिर एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं अपना। भाई होली आदमी 365 दिन तो नहीं खेलेगा, 365 दिन तुम भी नहीं जाओगे गुलाल लेकर के हैप्पी होली, किसी में गुलाल लगाओगे तुम्हारे गाल वैसे ही लाल कर देगा अपने हाथ से, तो ऑब्वियसली यू कांट डू दैट, है ना। तो अब यहां पर ऐसे टाइम पे उनका धंधा ठप हो जाता है, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। फिर उसके बाद में एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है कि भैया रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स, कि इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स उस सेक्टर के क्या आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहां पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, दैट इज दी फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब ये फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्या होता है भैया? सो यहां पर से अगर तुम देखो, सबसे पहले तो ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं आर दोज डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ द डेवलपमेंट इवैल्यूएशन एडवाइजरी कमिटी, जिसको हम डीईएसी बोलते हैं, ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और इनके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं ये यहाँ पर सारे के सारे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है लिस्टेड हैं। ये नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू रीड देम। इनको प्रॉपरली याद कर लेना, ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो ये यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डाल दिया है, वो तुम्हारे को याद रख लेना है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है तो तुम याद भी रख सकते हो। उसके बाद में अगर तुम लोग बात करो यहाँ पर से तुम्हारी कुछ विमेन फोकस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो वो भी यहाँ पर से जो है लिस्टेड है। लाइक अगर तुम लोग बात करते हो मिड डे मील स्कीम, स्वाधार, स्वयं सिद्धा, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन जिसको हमने स्टेप बोला, उज्ज्वला, धन लक्ष्मी, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐसे ही करके मल्टीपल प्रोग्राम्स है। इसको भी मैंने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दिया, ये भी तुम्हारे को याद रखना है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग अहेड, अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन तुमने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है, ये है क्या एग्जैक्टली, वो भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है। अब भाई एग्रीकल्चर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, किसानों को जो तुम देखते हो वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये मत सोचा करो कभी उनको देख करके कि यार ये तो किसानी करते हैं, इनको पढ़ाई नहीं आती है, ये लिटरेट होंगे तभी ये काम करते हैं। नहीं, अगर तुम देखो तो हमारा भारत भी इन्हीं की वजह से चल रहा है और भारत की इकोनॉमी भी इन्हीं की वजह से चल रही है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द मैक्स इन द इंडियन इकोनॉमी। सो यहां पर से याद रखना है दैट एम्प्लॉयड मोर देन 50% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। समझ रहे हो, 50% से ज्यादा लोग किसान हैं और उनकी ऑक्यूपेशन, उनका काम वही है। उसके बाद में कंट्रीब्यूटेड 17 to 18% टू कंट्रीज जीडीपी। हमारी कंट्री की जीडीपी में 17 to 18% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर का है, इतना कोई और सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जो है वो 15.4% करते हैं कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी इन 2016। तुम समझ रहे हो, मतलब कि हमारी जीडीपी में अगेन एग्रीकल्चर तो सेपरेटली खुद से अपना 17-18% कर ही रहा है, पर उसके अलावा 15.6% टू बी स्पेसिफिक अलाइड सेक्टर्स कर रहे हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं। उसके बाद में अबाउट 41.45% ऑफ वर्कफोर्स इन 2020। उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी, कंट्रीब्यूट करता है इन दी लाइक एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री में और ट्रेड में, हर चीज में लाइक एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ जो है अगर हम यहाँ से बात करेंगे अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, इट वाज द पार्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच इंक्लूडेड द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको हमने क्या बोला था, आईएडीपी बोला था, और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो था
जिसको हमने HYVP बोला था। अब ये हाई यील्डिंग का मतलब क्या है कि यार देखो, किसानों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है कि उनकी वो जो सीड्स यूज कर रहे हैं उसकी यील्ड ज्यादा हो। यील्ड मतलब कि अगर मान के चलो कोई किसान एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्स टाइप ऑफ सीड को यूज कर रहे हैं और उससे उतना अच्छा अनाज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वहीं उनको एक वाई टाइप ऑफ जो है सीड दे दी जाए तो उससे नो मैटर उनकी इरिगेशनल फैसिलिटीज क्या है, नो मैटर उनकी जो है पूरी फर्टिलिटी रेट क्या है, नो मैटर उनकी बाकी चीजों पर डिपेंडेंसी क्या है, सीड्स की वजह से उनका यील्ड बहुत अच्छा आ रहा है और वो एक अच्छे अनाज को ग्रो कर पा रहे हैं। तो वो चीज होती थी कि भैया सीड्स को ही बढ़िया यूज करो। सो नॉर्मल बोरलॉग मतलब लॉन्च्ड इन दी 1960s, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे मेड सक्सेसफुल इन इंडिया, हेडेड द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स इन 2004, सजेस्टेड ARAP। सो यहाँ पर से याद रखना जो उसके की पिलर्स थे वो थे HYV सीड्स, याद रखना ये सीड्स ही सबसे मेन गेम था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स एंड इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। ये सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कंट्रीब्यूट की गई थी टू दी फार्मर्स ऑफ इंडिया। गोइंग हेड अगर हम लोग मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की बात करते हैं तो वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ब्लू रेवोल्यूशन, ये जो है फिश प्रोडक्शन में इसने हेल्प किया। फिर उसके बाद में गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो था वो उसने जूट की कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद में जो है पिंक रेवोल्यूशन ने मीट की कंट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद में रेड रेवोल्यूशन ने टोमेटो एंड मीट की कंट्रीब्यूशन की। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने मिल्क की कंट्रीब्यूशन की एंड येलो रेवोल्यूशन में हमने ऑयल सीड्स की बात करी। सो याद रखना ट्राई कलर रेवोल्यूशन जो है इट हैज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से जो ट्राई कलर रेवोल्यूशन है, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी, व्हाइट रेवोल्यूशन विच इज दी कैटल वेलफेयर एंड उसके बाद में ग्रीन ब्लू रेवोल्यूशन विच इज फिशरमैन्स वेलफेयर। तो ये सारे रेवोल्यूशंस जो है किए गए हैं और उसके कलर कोड्स के हिसाब से तुम्हें उसके पर्टिकुलर क्रॉप को भी याद रखना है। फिर उसके बाद में जो अगर हम आगे बढ़ेंगे सो इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया, ये क्या चीज है। सो देखो यहां पर अगर तुम इसकी टाइमलाइन की बात करते हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की टाइमलाइन क्या रही है, 1948 इट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 56 में जो है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक एज। फिर उसके बाद में 77 और 80 में जो है न्यू थ्रस्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनका इंट्रोडक्शन कराया गया। 91 में जो है ओपनड अप इकोनॉमी, एंडेड लाइसेंस परमिट, राज रिमूव्ड FDI रेस्ट्रिक्शंस, रिफॉर्म्ड दी पब्लिक सेक्टर्स को रिफॉर्म किया गया। उसके बाद में जो है FDI रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और प्राइवेटाइजेशन भी काफी अच्छे हद तक किया गया। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर से मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें सो आयरन एंड स्टील में याद रखना फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री एट कुल्टी वेस्ट बंगाल 1874 में सेटअप की गई थी। टिस्को तो भैया बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हो गया, एट जमशेदपुर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एंड फर्स्ट इन स्पॉन्ज आयरन। याद रखना कि हम थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं और फर्स्ट हैं इन दी स्पॉन्ज आयरन। उसके बाद में जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें so India ranks first in the jute production and second in the raw jute exports, so over 2/3 concentrated in the West Bengal। तो वेस्ट बंगाल एक तरीके से हमारे जूट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रीजन है। उसके बाद में सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें सो फर्स्ट यूनिट एट चेन्नई इन 1904 वाज एस्टैब्लिश्ड। उसके साथ साथ मॉडर्न यूनिट एट पोरबंदर 1914 में। और उसके बाद में जो है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं सो यहाँ पर इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर विद 22% शेयर। सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है शुगर हमारे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो तुम्हारे को याद रखने होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं सो यहाँ पर से हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, हमारे महारत्नाज, नवरत्नाज एंड मिनी रत्नाज। सो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो बात करें हम लोग टू इम्पार्ट ग्रेटर मैनेजरियल एंड कमर्शियल ऑटोनॉमी एट टू PSEs, द कॉन्सेप्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना वाज इंट्रोड्यूस। अब हम सबसे पहले तो महारत्नाज की बात करें तो ये क्या क्या है, ये 13 थे एज ऑफ 2023। सो ONGC, SAIL, IOC, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL, GAIL, फिर उसके बाद में BPCL, HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये नाम तुम्हें महारत्नाज में याद रखने। फिर उसके बाद में नवरत्नाज की अगर हम बात करें जो कि 16 है एज ऑफ 2023, ये भी कौन कौन से हैं, IRCON इंटरनेशनल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, RCF, ONGC विदेश, रेल विकास निगम, RITES, BEL, HAL, MTNL, NALCO, NMDC, नेवली लिग्नाइट, शिपिंग कॉर्पोरेशन, SCCIL, फिर उसके बाद में जो है EIL एंड NBCCL।
ये तुम्हारे को जो है याद रखने नवरत्नाज। अब तुमने ये जितनी जगहों के नाम सुने ना, ये तुमने अपने सिटीज में किसी ना किसी में देखे भी होंगे, ये कमेंट्स में बता करके जाना। उसके बाद में मिनी रत्नास की बात करें, सो पीएसईज दैट हैव मेड प्रॉफिट कंटिन्यूअसली फॉर द लाइक लास्ट 3 years एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ कैटेगरी। यहां पर से बात करें तो 61 कंपनीज है उसके अंदर, और कैटेगरी 2 में जो है 12 कंपनीज है। ये डेटा को तुम्हें याद रखना है, कैटेगरी 1 में 61 कंपनीज, कैटेगरी 2 में 12 कंपनीज। उसके बाद में अगर हम लोग एमएसएमई की क्लासिफिकेशन की बात करें, सो यहां पर से जो माइक्रो कैटेगरी होती है उसका एनुअल टर्नओवर कितना होता है, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो हम उसे जो है माइक्रो में रखते हैं। फिर उसके बाद में स्मॉल में हम किसको रखते हैं, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में हो। और उसके बाद में मीडियम में हम किसको रखते हैं, जिसका टर्नओवर 75 से 250 करोड़ के बीच में। उसके बाद में अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो, सो यहां पर से फॉरेन ट्रेड एंड एफडीआई पे हम लोग आ चुके हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या बात होने वाली है, फॉरेन ट्रेड में बात होने वाली है इंपोर्ट्स की, कि क्या इंपोर्ट किया जाता है और क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। सो सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशंस, आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। उसके साथ साथ 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीजें हुई, लेड टू दी सब्सटेंशियल ग्रोथ इन दी एक्सपोर्ट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब जो मैंने ये तुम्हें बीओपी बीओटी टर्म बताया था, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस को बताता है। मतलब कि बैलेंस्ड बीओटी क्या होता है, कि मतलब हमारे पास में जो है एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स के बराबर हैं। अब एडवर्स बीओटी क्या है, एडवर्स बीओटी वो हो गया जो हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से क्या है, इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं, हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, तो हम थोड़े से एक तरीके से ट्रेड में पीछे वाली साइड में। उसके बाद में फेवरेबल बीओटी क्या होता है, कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो हम किसी पे रिलाय ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पे लोग रिलाय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो दैट इज अ फेवरेबल बीओटी, याद रखना। सो यहां पर से एफडीआई लिमिट्स, अगर हम सेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सेक्टर जैसे कि मल्टी ब्रांड रिटेल, फूड की बात करते हो एफडीआई उस पे 100% है, टेलीकॉम सर्विसेज पे 100% है, इंश्योरेंस पे 74% है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे 49% है, कमोडिटी एक्सचेंजेस पे 49% है, पावर एक्सचेंजेस पे 49% है, डिफेंस सेक्टर पे 100% है, एयरलाइंस पे भी 100% है, फार्मा और ग्रीन फील्ड पे 100% है, एंड फार्मा ब्राउन फील्ड पे भी 74% है। ये नंबर्स तुम्हारे को जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, सो हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। सो नाउ व्हाट इज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहां से अगर तुम लोग बात करते हो, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब ये जो एक मैंने चार्ट पूरा बना रखा है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर शॉर्टर मैच्योरिटी और या फिर हाई लिक्विडिटी के बीच में बात करो, सो मनी मार्केट आता है ओवरनाइट टू 1 ईयर। फिर उसके बाद में हाई लिक्विडिटी टू लॉन्गर मैच्योरिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट आ जाता है। फिर उसके बाद में लॉन्गर मैच्योरिटी और लो लिक्विडिटी के बीच में बात करोगे तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, लाइक टी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स। उसके बाद में कैपिटल रेजिंग, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पर तुम्हारे लो लिक्विडिटी और शॉर्टर मैच्योरिटी के बीच में आ जाता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो तुम्हारे को याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, सो यहां पर से स्टॉक एक्सचेंजेस 2 हैं हमारे, बीएसई है और एनएसई है, दोनों ही मुंबई में ही सिचुएटेड है। बीएसई का जो एड्रेस है वो याद रखना, दैट इट्स ऑन द दलाल स्ट्रीट, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी। और बाकी कुछ ग्लोबल इंडाइसेस की बात करते हैं कि बाहर जो है कौन कौन से इंडेक्सेस है, जैसे हमारे बीएसई एनएसई हो गया, बाहर क्या है। सो हम लोग बात करें तुम्हारे जो है हांगकांग में हैंग सेंग है, फिर उसके बाद में जो है जापान में निकेई 225 है, शायद से तुम्हें उतना ढंग से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। उसके बाद में नोट्स में ये तुम्हें मिल जाएगा बाय द वे। यूके में तुम्हारा एफटीएसई 100 है, यूएस में बहुत फेमस नस्दाक है। उसके बाद में जो है तुम्हारा यूएस में जो अगर न्यूयॉर्क की तुम बात करते हो तो वहां पर डो जोन्स है। ये तुम्हें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है। गोइंग अहेड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहां पर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे हम लोग आ जाते हैं। अब ये रिजर्व बैंक क्या है भैया, रिजर्व बैंक जैसे कि तुम लोग जानते हो आरबीआई जो है वो टॉप मोस्ट बैंक है और इसके बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम्हें इसको याद रखना है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। नेशनलाइज किया गया था इसको 1949 में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर इसके कौन थे, सीडी देशमुख, याद रखना। हेडक्वार्टर मुंबई में है और मेन पर्पस क्या है, रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसका काम पूरा जो है वो आरबीआई संभालता है। अब यहां पर से अगर हम लोग बात करें तो इसके मेन फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो भी बनाई जाती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग दी मॉनेटरी पॉलिसीज। उसके साथ साथ बैंकिंग की जो रेगुलेशंस होती है वो भी यही डिसाइड करते हैं। सो रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस दी बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफबीआईज, ठीक है। उसके बाद में डेट मैनेजमेंट जो होता है, सो मैनेजेस डेट एंड कैश फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर उसके बाद में फॉरेक्स का जितना मैनेजमेंट होता है वो भी यही करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या करेंसीज, या उसके साथ साथ जो है करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स मैनेजमेंट। उसके बाद में करेंसी
का मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा यही कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि आरबीआई तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है और उसका नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ था और उसके फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख थे। उसके बाद में अगर आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, यस, कि कैसे जो है एज अ पर्सन अगर तुम्हें लोन मिलता है तो वो सारी चीजें ऑन द लाइक टॉप मोस्ट लेयर जो है ना वो आरबीआई कंट्रोल करता है। सो बैंक रेट अगर जो एक होता है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई ही उसको इशू करती है। सो द रेट एट विच आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक्स यूज्ड टू कंट्रोल दी क्रेडिट वॉल्यूम। उसके बाद में कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर होता है, कैश दैट बैंक्स डिपॉजिट विद द आरबीआई विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सो दैट इज एसएलआर, इसको जो है हम लोग रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, सबको इंक्लूड करके हम लोग उसमें बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो लाइक रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक्स अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज, के बैंक्स उन्हें सिक्योरिटीज देंगे, आरबीआई उन्हें पैसा देगा। इसी का एक रिवर्स भी होता है, रिवर्स रेपो रेट, जहां पर से जो है बेसिकली ये आरबीआई को पैसा देता है। रेट एट विच बैंक्स पार्क शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई, मतलब कैसे वो अपनी एक्सेस लिक्विडिटीज को, लिक्विडिटी समझते हो ना कि मतलब उनका जो एक्सेस में थोड़ा लिक्विड अमाउंट ऑफ मनी है वो अपना पार्क कर रहे हैं आरबीआई और उसके अगेंस्ट कुछ ले रहे हैं। सो ऑलवेज 100 बेसिस पॉइंट्स याद रखना है, 1% लेस देन दी रेपो रेट, 1% कम होता है रेपो रेट से। उसके बाद में जो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, दिस एंश्योर्स द लोन्स आर नॉट मिसयूज्ड, है ना, क्योंकि यहां पर से क्या होता है ना, जैसे कि तुम जानते हो कि एजुकेशनल लोन लेने जाओगे तो डिफरेंट रेट्स पे मिलेगा, कार लोन लेने जाओगे तो डिफरेंट रेट्स पे मिलेगा, और ऐसे ही चीजों को मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान आता है वो देखता है कि यार एजुकेशनल लोन तो जो है वो काफी सस्ता है और उसके बाद में वहां से मैं पैसा उठाऊंगा और उसके थ्रू मैं एक फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा, तो ऐसे तो नहीं होता है ना भाई। अगर आप एजुकेशनल लोन अगर लेने जाओगे और फिर वहां पर तुम देखोगे तो परसेंटेजेस कम ही रहेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि तुम्हारा वो पैसा वो डायरेक्टली किसी एक इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करें या फिर उस पर एक पूरा कंट्रोल तो एटलीस्ट बना करके रखे, उसको मॉनिटर करते रहें। सो डन थ्रू दी क्रेडिट रेशनिंग एंड रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजप्शन पर्पसेस। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सो यहां पर से नेक्स्ट चीज जो तुम्हारे को याद रखनी है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बैंकिंग माइलस्टोन्स एंड की स्कीम्स क्या क्या है उनकी। सो सबसे पहले तो अगर हम लोग बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करें, 1770 बात करें तो बैंक ऑफ लाइक हिंदुस्तान था, विच वॉज द फर्स्ट बैंक established in India। फिर 1881 में जो है ओध कमर्शियल बैंक बनाया गया, which was first bank with limited liability managed by the Indian board। फिर 94 में जो है PNB बनाया गया, so it's one of the like most oldest banks, है ना। so first purely Indian bank। फिर 1969 में जो है नेशनलाइजेशन हुआ ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स ऑन 19th जुलाई, याद रखना। फिर 1980 में जो है तुम्हारा यहां पर से 6 मोर बैंक्स नेशनलाइज्ड। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हो गए थे? 27 हो गए थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद में जो है 2015 में जो है आरबीआई ला दिया गया। सो आरबीआई ग्रांटेड लाइसेंस टू बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईडीएफसी, ये चीज तुम्हें याद रखना। उसके बाद में जो है की बैंकिंग स्कीम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो मुद्रा बैंक जो है जो कि 2015 में लाया गया, लॉन्च्ड एट 8th अप्रैल 2015 अंडर एसआईडीबीआई, याद रखना, ये टर्म्स को याद रखना है गाइस। उसके बाद में 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स वर लाइक उस टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है शिशु, ठीक है, अप टू 50,000, किशोर 50,000 से 5 लाख के बीच में, तरुण 5 से 10 लाख के बीच में। फिर इंद्रधनुष स्कीम जो लाई गई इन 2015, ये क्या थी? 7 की बैंकिंग रिफॉर्म्स थे, अपॉइंटमेंट्स पे, डिस्ट्रेसिंग पे, कैपिटलाइजेशन पे, एम्पावरमेंट पे, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए गए और बोर्ड बैंक लाइक ब्यूरो को भी जो है डिजाइन किया गया। 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280, ठीक है, एंड हेडेड बाय द एनके सिंह, कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2025। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से हमने बैंकिंग की हिस्ट्री को भी समझ लिया। सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट चीज आ रही है, दैट इज द इंश्योरेंस एंड इंडियन करेंसी सिस्टम, कि इंश्योरेंस क्या है, इंडियन करेंसी सिस्टम क्या है। सो यहां पर से सबसे पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर की अगर तुम बात करते हो, एलआईसी का नाम सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है। सो एलआईसी एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1956। आईआरडीएआई जो है, इट वाज सेट अप ऑन 19th अप्रैल 2000 टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर। फिर उसके बाद में जो जीआईसी बनाया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1973 विद 4 सब्सिडरीज। यूटीआई को सेटअप किया गया था 1964 में। ये डेट्स को याद रखना गाइस। बाइफरकेटेड इन 2003, बाइफरकेट हो गया था इन 2 पार्ट्स इन 2003, जिसमें SUUTI जो है बनाया गया और UTI म्यूचुअल फंड्स को बनाया गया। फिर उसके बाद में GIC सब्सिडरीज की बात करें, तो यहां पर तुमने देखा कि इसकी 4 सब्सिडरीज हैं। ये क्या क्या है?
सो बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कोलकाता में है, ये याद रखना कि तुम्हारे ये क्वाड्रिलेटरल सेटअप में है पूरा। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कोलकाता में है, फिर उसके बाद में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो बॉम्बे मुंबई में है, द ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो न्यू दिल्ली में है, और यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो चेन्नई में है। सो ये हर जगह पर है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो सिक्योरिटी प्रेसेस क्या है इन इंडिया। सो सबसे पहले तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र, एंड इट्स रिलेटेड टू दी पोस्टल स्टैम्प्स एंड पोस्टल मटेरियल। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है दैट्स इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर से जो है ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी स्टैम्प्स बनाती है। फिर करेंसी नोट्स प्रेस है जो 1928 में नासिक महाराष्ट्र में अगेन बनाई गई, और यहाँ पर जो है बैंक नोट्स 1 से लेकर के 100 रुपए वाले थे। फिर उसके बाद में बैंक नोट्स प्रेस जो 1974 में जो है देवास एमपी में बनाई गई, यहाँ पर बैंक नोट्स 20, 50, 100, 500, 2000 वाले होते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल जो 1967 से 68 में बनाई गई, होशंगाबाद एमपी में है, और यहाँ पर जो है बैंक एंड करेंसी के नोट्स के पेपर को जो है बनाया जाता है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़े, सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज द इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। सो यहां पर से अगर तुम सबसे पहले तो इन्फ्लेशन की बात करते हो, सो रेट ऑफ इंक्रीज, याद रखना इंक्रीज की बात करोगे इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू अ फॉल इन करेंसी परचेजिंग पावर। कि 1 रुपए से शायद से तुम पहले बहुत कुछ खरीद सकते थे, लेकिन अब 1 रुपए से तुम बहुत कम चीजें खरीद सकते हो, दैट इज इन्फ्लेशन। सो कॉजेस क्या है, प्रिंटिंग टू मच मनी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, राइज इन टैक्सेस, डिक्लाइन इन द एक्सचेंज रेट्स, वॉर एंड इंस्टेबिलिटी, उसके साथ साथ इंक्रीज इन दी मनी, लाइक मनी सप्लाई। तो ये सारी चीज जो है इन्फ्लेशन कॉज करती है। डिफ्लेशन क्या होता है, रिडक्शन इन दी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी ऑफन कॉज्ड बाय द डिक्लाइन इन सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट। तो उस टाइम पे जो है चीजें सस्ती हो जाती हैं, सो लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लोअर डिमांड व्हिच कैन कॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन एज वेल। फिर उसके बाद में स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर इन्फ्लेशन रेट इज हाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो रिमेन स्टेडीली हाई साइमल्टेनियसली। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है व्हिच इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। यहां पर याद रखना कि मेजर्स क्या क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, इंक्रीज्ड बैंक रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट्स, याद रखना ये एक तरीका होता है। रेगुलेट दी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, कंट्रोल प्राइसेस एंड वेजेस, प्रोवाइड्स दी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, एंड रेगुलेट्स दी ब्लैक एंड स्पेकुलेटिव मार्केट्स, सो दैट पता रहे कि पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज आने वाली है दैट इज योर इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। अब जैसे कि तुम जानते हो कि जीएसटी से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स सिस्टम्स थे जो रीजन स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, डिमांड स्पेसिफिक होते थे, लेकिन अब क्योंकि एक सिंगल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, जीएसटी है जो आईटीसी के फॉर्मेट पे काम करती है, 5 स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हैं उसके, 0%, 5%, 8%, सॉरी 12%, 18%, 28%, ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स बना रखे हैं। हर चीज इसी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये चीज क्या है, अब सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। द गवर्नमेंट अर्न्स द मैक्सिमम फ्रॉम द कॉर्पोरेट इनकम। याद रखना कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है ना हमारे यहाँ, वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में एग्जांपल्स, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी हो गया, स्टैंप ड्यूटी, लैंड टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, ये सारी चीजें हो गई, वेल्थ टैक्स हो गया, पेट्रोलियम रेवेन्यू टैक्स हो गया। इन सारी चीजों से जो है गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कमाती है। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स कलेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटरी फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स टैक्स या वीएटी जो पहले होता था, कस्टम्स ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, क्लाइमेट चेंज लेवी। सो ये सारी चीजें जो है होती नहीं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट अगर हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो ये क्या चीज है, ये तो सबसे पहले तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन इंडिया इन द यूनियन बजट स्पीच इन 2006 and 7, ठीक है। और उसके बाद में इट केम इनटू इफेक्ट कब, ये आया था, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। उसके साथ साथ इसका मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर सिंगल टैक्स सिस्टम है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एट ईच स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन। तभी यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अप्लाई होता है, ये चीज याद रखना। द 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय एनके सिंह जी, यहाँ पर से दिस एलोकेट्स द रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 25। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्ट है जो तुम्हारे को अगेन याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल प्रोसीड, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं।
तो इनकी अगर तुम बात करते हो गाइस, सबसे पहले तो आईएमएफ, तुम जानते हो आए दिन जो है लोन देता है ये पाकिस्तान को, राइट। सो यहाँ पर से आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टैब्लिश्ड इन 1944, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट हाई employment, sustainable economic growth and reduce the poverty. उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, one of 5 institutions created at the Bretton Woods Conference in 1944, along with IMF, constitutes the twin sisters of Bretton Woods. ठीक है, उसके बाद में WTO, which is World Trade Organization. So it is the intergovernmental organization established in 1995. Headquarter कहाँ पर है ये इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, and regulates and facilitates the international trade between the nations. उसके बाद में ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है तुम्हारा, सो दिस एनविजन्स अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक व्हाइल sustaining the efforts to eradicate the extreme poverty in the region. तो ये एशिया स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से नेक्स्ट चीज पे हम लोग आते हैं, एंड दैट इज योर WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे को याद रखना है डेटा कि भाई साहब फर्स्ट जो हुई थी वो 1996 में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, और ऐसे करते करते तुम्हारे को 12th तक जाना है जो 2021 में लास्ट हुई, एंड नूर सुल्तान कजाकिस्तान में जो है ये हुई थी। सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पर डेमोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी क्या है, एज पर द सेंसस 2011, सो यहाँ पर जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो है 121 CR। तुम समझ रहे हो, टू बी स्पेसिफिक द नंबर इज 1210854,977। अब ये तो भाई तुम्हारे को एक फोन नंबर याद करने जैसी चीज हो गई। उसके बाद में मेल पॉपुलेशन कितनी है, डोमिनेंट है, 51.54% है। यहाँ पर से मेल्स का काउंट ये है, ठीक है, स्लाइटली मोर देन दी हाफ द टोटल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में एडल्ट सेक्स रेशियो क्या है, 943 आता है हमारे यहाँ। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 914, और उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स एंड नंबर्स है जो तुम्हारे को याद रखने हैं। और याद रखना द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 इज व्हाट, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये उसका स्लोगन था, जो चीज तुम्हें याद रखनी है। द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1881 एंड हैज बीन कंडक्टेड एवरी डिकेड सिंस। उसके बाद से हर 10 साल में होता है, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड। कैसे हमने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग को वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि भाई हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो ये चीज हम ही को अडॉप्ट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड्स, कि क्या पॉपुलेशन ट्रेंड्स है हमारे और क्या लिटरेसी है उसके अराउंड। सो सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ के फिजिक्स को अगर हम समझते हैं, 91 से 21 तक 91 से 21 तक स्टेगनेंट पॉपुलेशन हुई, फिर 21 से 51 तक एक स्टडी ग्रोथ हुई, लेकिन 51 से 81 तक जो है रैपिड हाई ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, बट लोगों ने बस बच्चे ही पैदा करे उस टाइम। उसके बाद में जो है 81 से 2001 तक हाई ग्रोथ रेट थी विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, कि हाँ भाई अब इधर इसके बाद में लोग थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है इफेक्टिव लिटरेसी रेट अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो पर्सन्स की अगर हम बात करते हैं, 2001 इट वाज 64.83, 2011 में हुआ 74.04, और चेंज कितना आया था यहाँ पर, +10% का आया था। मेल्स में बात करें यहाँ पर 75.26 हुआ करता था, इट केम अप टू 82.14। फीमेल्स में बात करें 53.67 से ये 65.46 पे आया था, जहां पर तुम देख सकते हो कि ज्यादा बड़ा नंबर या ज्यादा बड़ा अच्छा ग्रोथ जो है वो फीमेल्स में ही देखने को मिला था, जो 11.8% एक्स्ट्रा। उसके बाद में जो है टॉप एंड बॉटम स्टेट्स बाय लिटरेसी की अगर हम बात करें, तो केरला ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है परसेंट क्या है, 93.91। लाइक बॉटम स्टेट्स कौन कौन से, बिहार है 63.82 पे, लक्षद्वीप की बात करें 92.28 है, अरुणाचल प्रदेश है 66.95 पे, मिजोरम है 91.58 पे, तो राजस्थान है 67.06 पे, त्रिपुरा है 87.75 पे, तो झारखंड है 67.63 पे, गोवा है 87.40 पे, तो आंध्र प्रदेश है 67.66% पे। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड वी कम अप ऑन टू दी लाइक यस, सो दिस पोर्शन, सो यहां पर से हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में लोअर TFR, सो बेसिकली रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू अचीव द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045, ठीक है। उसके बाद में जो है रिड्यूस MMR, रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख बर्थ्स। उसके साथ साथ जो है रिड्यूस IMR, रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइफ बर्ड्स। फिर उसके बाद में कंपलसरी एजुकेशन के लोग एजुकेटेड रहे इन सब चीजों के बारे में। डिले मैरिज, प्रमोट द डिले ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स टू इंप्रूव द
like better health outcomes, उसके साथ साथ control the diseases because this promotes and control the communicable diseases across the country, ठीक है। एंड यहाँ पर से अगर तुम लोग बात करते हो सबसे पहले तो सो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन सी हैं या यूटीज कौन सी हैं बाय द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली भाई उत्तर प्रदेश इज गोना टॉप इन दिस। यहाँ पर पॉपुलेशन की अगर तुम बात करते हो सो बहुत ज्यादा है। टॉप स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश आ जाता है। और वेरएज यहाँ पर से बॉटम स्टेट्स में लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड लाइक एनएच एंड डीएनडी आ जाता है और सिक्किम आ जाता है। सो ये तुम्हारे को जो है याद रखना है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे सो ये पूरे लेक्चर की अगर मैं तुम्हें एक प्रॉपर समरी दे दूंगा बैंड में, ठीक है। सो याद रखना भाई सबसे पहले तो की कमिटीज एंड देयर फोकस क्या क्या है। अगर दामोदरन की बात करते हो ये कस्टमर सर्विस एंड बैंक है ना। उसके बाद में खंडेलवाल की बात करते हो ये एचआर है इन दी कमर्शियल बैंक्स। पाटिल की बात करते हो कॉर्पोरेट डेट है। सारंगी की बात करते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। खन्ना की बात करते हो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। गडगिल की बात करते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है। एसी शाह की बात करते हो दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके बाद में जो है मेलजैम की बात करते हो सो मालेगाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। बिरला की बात करते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। किरीत परत की बात करते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस हैं। एंड उसके बाद में अबिद हुसैन की बात करते हो सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। उसके अलावा बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम डिस्कस करें तो याद रखने का स्टील प्लांट्स एंड उनके इंटरनल असिस्टेंस उन्हें कहाँ से मिलती है। सो रूरकेला उड़ीसा को जो है जर्मनी से मिलती है। भिलाई छत्तीसगढ़ को रशिया से मिलती है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल को ब्रिटेन से मिलती है। बोकारो झारखंड को जो है रशिया से मिलती है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को जो है बेसिकली रशिया से मिलती है। फॉर उसके साथ साथ जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें वो कौन कौन सी हैं। CRI SIL, ठीक है, which was set up in 1988, rates, fixed deposits, debentures and companies। ICRA जो बनाई गई that is the Investment Information and Credit Rating Agency। उसके साथ साथ CARE, केयर को जो बनाया गया क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो तुम्हारे को याद रखनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग लाइक एजेंसीज हैं। एंड आई होप सो तुम्हारे को इंडियन इकोनॉमी पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट्स हो यू कैन कम अप ऑन टू माई इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा CK इज माई हैंडल। बाकी भाई जकी भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। एंड मेरी अभी एक जनरल साइंस की वीडियो आएगी एंड वो भी बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है। आई होप सो। तो मैं इंडियन इकोनॉमी का एक तगड़ा रिवीजन मैंने जल्दी में करा दिया हो। बाकी अगर कोई चीज ऐसी रह गई हो जो तुम्हें याद ना हुई हो तो नोट्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू हैव केम टू दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई वांट यू टू कमेंट जकी भैया OP। ये कमेंट तुम्हें इस वीडियो में करके जाना है। एंड बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, बाय बाय। तो आई होप आप लोग को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब ईमानदारी से जो मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, प्लीज आप सभी लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखना CUET का एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक गलती होगी आपकी सीट चली जाएगी आपके हाथ से और कोई और आपकी जगह पे बैठ जाएगा। तो अगर सच में चाहते हो तगड़े मार्क्स स्कोर करना और ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वीडियो एंड होने के बाद प्रॉपर नोट से रिवाइज करो बुक के अंदर से और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अप टू 50% की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। जाओ आज ही ऑर्डर करो, 2 दिन के अंदर आप लोग की बुक घर आ जाएगी और CUET की धमाकेदार प्रिपरेशन मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ आप कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।